देखिए, जहां एक तरफ खनन भीलवाड़ा के लिए वरदान है, तो वहीं दूसरी तरफ यही भीलवाड़ा के लोगों के लिए जो है जीने का जंजाल बनता जा रहा है। लगातार हो रही माइनिंग के कारण पर्यावरण बदलता दिख रहा है। खनन क्षेत्रों में मलबे के पहाड़ों से भू गर्भीय घटनाओं का खतरा बढ़ता जा रहा है। अकेले भीलवाड़ा में 500 से ज्यादा मलबों का पहाड़ खुद खनन विभाग मान रहा है। मलबे से बढ़ते खतरे को लेकर एनडीटीवी की टीम ने एक्सपर्ट से बात की है और संभावित खतरों के बारे में जानकारी जुटाई। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। खनन के मामले में हमेशा अग्रणी रहने वाली कपड़ा नगरी भीलवाड़ा जिला किसी जमाने में आज के 3 दशक पहले तक माइका का सबसे बड़ा खनन का क्षेत्र भीलवाड़ा जिला रहता आया और भीलवाड़ा जिले में भी मांडल तहसील और मांडल के आसपास के गांव ऐसे थे जहां पे विश्व की बेहतरीन क्वालिटी की अभ्रक यानी कि माइका का खनन होता था। देश दुनिया में सबसे ज्यादा माइका को आपूर्ति पूरी करने वाले भीलवाड़ा जिले में बाद में सैंडस्टोन और दूसरे जो मार्बल है उनका खनन शुरू हो गया। तेजा पत्थर का खनन भी बहुत तादाद में किया गया। अभी हम खड़े हुए कपड़ा नगरी भीलवाड़ा के ऐसी एक खान के पास में जहां से तेजा पत्थर की खुदाई तो बहुत कर दी मगर उससे निकलने वाला जो मलबा है वो पहाड़ों में तब्दील हो गया। अभी हम जिस खान के पास खड़े कैमरा पर्सनों को दिखाए किस तरह से जो इस खान को खोदने के बाद में छोड़ दिया गया। आज ये खान कम से कम भी 2 दशक से ज्यादा समय हो गया है इसी तरह से पड़ी हुई है और इसके आसपास में मेरे कैमरा पर्सन को दिखाए कि उसके दाईं तरफ जो पूरे के पूरे जो एक तरह से खान के खुदाई के बाद में पत्थर तो निकाल लिया, इसमें से बेशकीमती जो अंदर से निकलने वाली जो संपत्ति थी उसको तो लोगों ने निकाल लिया, उसका दोहन कर लिया। मगर इस साइड में आप देखिए ये दोहन करने के बाद में पहाड़ तैयार हो गए। ये पहाड़ आज भी यूं के यूं खड़े हुए हैं, इसका कोई निस्तारण नहीं होने से ये आज पूरी तरह से प्रकृति के लिए घातक साबित होते जा रहे हैं। जो इको डाइवर्सिटी सिस्टम है उसके ऊपर कहीं ना कहीं परेशानी का सबब बन रहे हैं। धरती के गर्भ से बेशकीमती संपत्ति तो निकाली जा रही है मगर इको सिस्टम को बैलेंस करने के लिए कोई काम नहीं किया जा रहा है। कहीं ना कहीं जो भूगर्भीय जिसको कह सकते हैं कि स्थिति है उसको कहीं ना कहीं खतरा पैदा होता जा रहा है। इको डाइवर्सिटी जो है उसको लेकर सारे जो जानकार है चिंतित है। अभी हमारे बीच में राजस्थान भूगोल परिषद के कोषाध्यक्ष काश्मीर भट्ट हैं जो कि खुद एक भूगोल के अच्छे विद्यार्थी में शामिल शुमार रहे। साथ साथ कहीं ना कहीं इनकी जो पूरी टीम है भूगर्भीय घटनाक्रम जो होते रहते हैं उनको लेकर राजस्थान में अध्ययन करती रहती है। सर, जिस तरह से काश्मीर जी आज जो स्थितियां बनी हुई है लगातार हर कुछ समय के अंतराल के बाद में जिस तरह से भूकंप आ रहे हैं, धरती की तीव्रता में कुछ ना कुछ अंतर लगातार बढ़ता जा रहा है, इसको लेकर आप कैसे देखते हैं? जैसा कि पूरे भारत में और राजस्थान में हम विशेष तौर पर जब अरावली की बात करते हैं तो इसको हम खनिजों का अजायब घर कहते हैं। यहाँ लगातार जो खनन की गतिविधियां हो रही हैं उनकी वजह से जो मलबे का पहाड़ खड़ा हुआ है और उसके कारण से जल भराव की जो दिक्कतें आ रही है उनके कारण से निश्चित रूप से पर्यावरण को, हमारी इकोसिस्टम को एक बहुत बड़ा खतरा निर्मित हुआ है। जैसा कि हम जानते हैं कि कोयना का जो क्षेत्र है महाराष्ट्र का, वो भूकंप से प्रभावित होने वाला क्षेत्र नहीं था, लेकिन वहाँ जो बांध बने प्राकृतिक रूप से उसका प्रभाव पड़ा और लगभग 20-30 वर्ष पहले हमने देखा कि किस तरह से एक बहुत बड़ा भूकंप वहाँ पे आया था जहाँ पे संभावना नहीं के बराबर थी। जब प्रकृति से छेड़छाड़ होगी तो निश्चित रूप से प्रकृति उसको बैलेंस करने के लिए कहीं न कहीं इस प्रकार की आकस्मिक घटनाओं के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया करती है। राजस्थान में भी हम इसी प्रकार का दृश्य देख रहे हैं कि जो मौसम में, जलवायु में परिवर्तन हुआ है उसकी हम बात ले लें, या जो हिमालय पर्वतीय क्षेत्र है वहाँ जो लगातार जिस तरीके से भूकंप आ रहे हैं, ठीक है, हिमालय पर्वतीय नवीन पर्वत श्रृंखला है, वहाँ भूकंप आते ही हैं, भूगोल में हम पढ़ते हैं, लेकिन कहीं न कहीं अरावली सहित पूरे उत्तर भारत में ये जो अवैध खनन हो रहा है या खनन हो रहा है, इसके कारण से भी निश्चित रूप से इस पर्यावरणीय समस्या का उद्भव हुआ है। और ये जो मलबों का ढेर है, जिस प्रकार से जल भरा हुआ है, ये अत्यंत चिंता का विषय है। समाधान की दृष्टि से अगर हम बात करें तो ये जो मार्बल स्लरी, स्पेशली अगर मैं मार्बल का उदाहरण लूं तो मार्बल स्लरी से बीच में ब्रिक्स बनाने की, ईंटें बनाने की एक मुहिम शुरू हुई थी। अगर वो हो जाता है तो निश्चित रूप से बहुत लाभ होगा। और जो खनन है, जो दोहन है, वो मिनिमम मात्रा में हो, न्यूनतम मात्रा में हो। गांधी जी ने भी कहा था कि प्रकृति हमारे
आवश्यकता की पूर्ति करती, वो हमारे लालच की पूर्ति नहीं कर सकती। तो हमको लालच की सीमा तक नहीं ले जा करके इस खनन को कहीं न कहीं नियंत्रित करना पड़ेगा। तभी जाकर के हम राजस्थान के और भारत के पर्यावरण को प्रदूषित होने से रोक पाएँगे और ये जो बड़ा परिवर्तन हो रहा है इकोसिस्टम में, उसको कहीं न कहीं हम रोक पाएँगे। सर, आप तो काफी समय से अध्ययनरत हैं सर। जिस खास तौर से मेवाड़ में जैसे आगरा की माइंस हो गई, बड़ी-बड़ी माइंस हो गई, हमारे बिजोलिया, मांडलगढ़ बहुत बड़ा सैंडस्टोन का क्षेत्र है सर। यहाँ पे भी तेजाब पत्थर आसपास में भीलवाड़ा में बहुत निकल रहा है। कहीं जिंदल खदान कर रहा है तो कहीं हिंदुस्तान जिंक कर रहा है। पर उपाय क्या हो सकता है सर? खड्डे तो हो गए, खनन आवश्यकता है, खनन भी आवश्यकता है मानव की, खनन करना भी पड़ेगा। पर इसका उपचार क्या है? उपचार की दृष्टि से जैसे मैंने बताया, जैसे अभी मैंने आपको मार्बल स्लरी का उदाहरण दिया, मार्बल स्लरी से बहुत अच्छी ब्रिक्स बन जाती हैं। लोगों का एक कंसेप्ट बदले, लोगों का रुझान बदले और बजाय जो जिस तरह से मिट्टी से ईंटें बन करके आ रही है, मार्बल स्लरी का भी उसमें ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग हो सकता है। साथ ही साथ खनन की जो गतिविधियाँ हैं, उनको हमको नियंत्रित तो निश्चित रूप से करना पड़ेगा, क्योंकि ये लगातार गतिविधियाँ अगर बढ़ती रही, तो पर्यावरण को निश्चित रूप से नुकसान करेगी। बहुत अच्छे प्रकार से वृक्षारोपण के द्वारा या जहाँ पे ब्लास्टिंग के ज़रिए, अभी जैसे हमने जिंदल का उदाहरण देखा, हमारे सामने है, किस तरह से पूर्व सहित आसपास के गाँवों की जो मानव सभ्यता है, उस पर एक बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। तो जब तक ये ब्लास्टिंग है, खनन है, इसको नियंत्रित करना पड़ेगा, ये इसका सबसे बड़ा उपाय है। गड्ढे हुए उनको भर दिया, लेकिन अगर खनन उसी तरह से चलता रहा, तो वो समस्या फिर से जीवित हो जाएगी। तो इसमें उपाय मेरी दृष्टि में यही है कि इसको नियंत्रित किया जाए और इस सब को नियंत्रित करने के लिए और कोई जो साइंटिफिक और कोई उपाय हो सकते हैं, उनको अगर अमल में लाया जाए, तो निश्चित रूप से हम इस पे काफ़ी हद तक रोकथाम कर सकते हैं। एक चीज और सर, जिस तरह से उदयपुर को जिलों की नगरी कहा जाता है सर, वैसी की वैसी जिले ये जो अप्राकृतिक रूप से जो जिसको कह सकते हैं कि खोदी हुई जो माइंस हैं, वो आज जिलों में तब्दील हो गई है। लाखों मतलब बहुत सी जिले तो ऐसी है भीलवाड़ा में जिनकी गहराई आज तक कोई नाप नहीं पाया। इतनी गहरी गहरी जिले बन गई क्योंकि अवैध खनन हुआ उसकी वजह से। ये जो खनन है, इसमें जो पानी भर गया खानों में, अब न तो उसको पंप करके बाहर निकाला जा रहा तो भी वो खत्म नहीं हो रहा है। तो क्या उपाय हो सकता है इसका भी? जो हमारा वेस्ट है, जैसे कई बार हमारा जो मकानों से निकलने वाला जो मलबा है, जब हम नए मकान का निर्माण कर रहे होते हैं या जो भी हमारे व्यावसायिक प्रतिष्ठान है, इवन जो जहाँ पे जैसे इम्बैलेंस है, कई पहाड़ी क्षेत्र है, तो वहाँ से ला करके अतिरिक्त जो मिट्टी है, जहाँ पे अतिरिक्त मिट्टी का हमको जमाव दिख रहा है, उसको ला करके एक बार तो हम इसको समतलीकरण का प्रयास करें और जो लगातार खनन हो रहा है, अधिक मात्रा में हो रहा है, उसको रोक लें। तो ये दो तरफ़ा अगर समाधान होंगे, तो निश्चित रूप से इस पे कहीं न कहीं रोक लगेगी। साथ ही पौधारोपण, क्योंकि जितना मजबूत, जितना सघन प पौधारोपण होगा, तो वो मिट्टी बह कर के नहीं जाएगी। उस मिट्टी को कहीं न कहीं पौधे अपने साथ बाँध करके रखेंगे। तो इन 2-3 उपायों से हम इस दिशा में अपना अच्छा काम कर सकते हैं। ये थे हमारे बीच में भूगर्भ के अच्छे खासे जानकार डॉक्टर काश्मीर भट्ट, जिनका कहना है कि जो भी खनन है, खनन आवश्यक है, मगर उसको कहीं न कहीं नियंत्रित करने की आवश्यकता है, पहली चीज़। दूसरा समाधान इन्होंने बताया कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पौधारोपण कीजिए, तो जो मिट्टी का कटाव होके मिट्टी बहती है, उस मिट्टी के बहाव पर रोक लगेगी, तो कहीं न कहीं जो एक तो जो पर्यावरण का जो संतुलन कहीं बढ़ रहा है, इस पे रोक लगेगी। तीसरी चीज़ उन्होंने बोली कि जो खनन के साथ में निकलने वाला वेस्ट है, उसको कहीं न कहीं मानव को उपयोगी बनाना होगा और कुछ न कुछ उसका इनोवेटिव काम करके उपयोग करना होगा, जिससे कि खनन भी हो, तो कहीं न कहीं नियंत्रण में हो और उसका जो वेस्ट निकलता है, उसका उपयोग हो। तो ये आने वाले समय में मानव सभ्यता के लिए कम हानिकारक होगा। नवीन जोशी, कैमरा पर्सन अरुण के साथ, एनडीटीवी भीलवाड़ा।